Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to start with essay 330. Link of notes given in the description box below. You can check them out there. In case you are new to this channel, I am a CA finalist and I upload videos related to our course. So let's start with the main topic, which is essay 330. Name of the essay is Responses to the Assessed Risk. अब assessed risk कौन से assessed risk? हमने essay 315 ऑलरेडी कवर कर लिया है. उसके अंदर वी स्टडीड कि हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, जिसमें हमारे इंटरनल कंट्रोल्स भी आते हैं, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं, और उसके बाद रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस जब भी होते हैं या रिस्क जो भी होते हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर असेस करते हैं है और इन रिस्क की वजह से मुझे क्या क्या करना है आगे. अब मुझे आगे क्या क्या करना है, मतलब हमें क्या रिस्पॉन्स देना है इन रिस्क्स को जो हमने आइडेंटिफाई किए और फिर उनको असेस किया. तो मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा एज एन ऑडिटर, वो मुझे essay 330 बता रहा है. तो essay 330 बोलता है कि मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को इस तरीके से बनाना है जो मैंने रिस्क्स को असेस किया है उनके लिए परफेक्टली ओके हों, अप्रोप्रिएट हों. परफेक्टली नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, वी कैन नॉट ऑब्टेन दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भी रिस्क असेस हुए हैं उनके लिए ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स मुझे डिज़ाइन करने हैं और उनको अप्लाई करना है, एग्जीक्यूट करना है जो कि उन रिस्क्स के लिए अप्रोप्रिएट हो और मेरे को जो सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस की रिक्वायरमेंट है to get to some conclusion and thereby forming an opinion, मुझे वो sufficient appropriate audit. तो इसीलिए मेरा क्या उस पर एक्शन होगा, मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, वो रिस्पॉन्स होगा इन टर्म्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आई एम गोइंग टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म. ठीक है, सो मेन एम समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि essay 330 के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. अब बात आती है ऑडिट प्रोसीजर्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है. तो ऑडिट प्रोसीजर्स को दो कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सेकंड वन इज़ दी सब्सटैंटिव. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको किस तरीके से देखोगे, उनको चेक करोगे कि क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी ने लगाए हुए हैं वो उसी तरह से ऑपरेट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वेदर दे आर वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट. इफ़ दे आर तो मुझे अपने रिस्पॉन्सेस को, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को कम रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कंट्रोल्स अच्छे हैं. व्हेन द एंटिटी इज़ एबल टू कंट्रोल या अप्लाई दी कंट्रोल वेरी वेल, मेरे लिए रिस्क कम हो जाएगा. रिस्क कम होगा तो मैं NTE भी कम रखूँगी. ठीक है. सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की बात करें तो सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स इज़ अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सेकंड वन इज़ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. एक एक करके सारे टर्म्स को कवर अप करेंगे डिटेल में और समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और इसमें ऑडिटर क्या करता है. ठीक है, तो सबसे पहले मुझे समझ आ गया कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स की दो कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सेकंड वन इज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर देयर आर फर्दर टू क्लासिफिकेशंस. फर्स्ट वन इज़ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सेकंड वन इज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का मतलब क्या है? ऐसे प्रोसीजर्स जिससे कि मैं ये चेक कर पाऊँ जो एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हुए हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. कंट्रोल्स किस लिए लगाए हुए हैं? कंट्रोल्स काफ़ी चीज़ों के लिए लगाए हो सकते हैं. मुझे कौन से वाले चेक करने हैं? मुझे चेक करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, और साथ ही साथ अगर मुझे कहीं लगता है तो विद रिस्पेक्ट टू दी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस और आई शुड से अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स. इनके लिए जहाँ पर भी एंटिटी को ज़रूरत थी कंट्रोल अप्लाई करने की जिससे कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ना हो पाएँ, वहाँ पर जो कंट्रोल्स लगाए हैं वेदर दीज कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट. दिस इज़ what I need to apply procedures for this and need to understand whether the internal controls of the entity are good or not, whether they are operating effectively or not. So the procedures which are defined, not defined but designed to evaluate the operating effectiveness of the controls in preventing, detecting and correction of material misstatements at the assertion level for the transactions, account balances and disclosures is known as the
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के प्रोसीजर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या क्या चीज़ें प्रिवेंट करने में, डिटेक्ट करने में, करेक्ट करने में। देखो, या तो आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो इतने इफेक्टिवली काम कर रहे हो कि मिस स्टेटमेंट्स होने ही ना दें, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हो ही ना पाए, प्रिवेंट कर जाए। नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट अगर हो गई हैं तो उनको डिटेक्ट करके कंट्रोल्स लाने चाहिए। तो उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए मैं जो प्रोसीजर्स बनाऊंगी एज एन ऑडिटर या प्रोसीजर्स अप्लाई करूंगी, परफॉर्म करूंगी, दे आर नोन एज दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। थ्रू दीज प्रोसीजर्स ऑडिटर क्या करना चाहेगा? देखो, प्रोसीजर्स अप्लाई करने का मतलब होता है मुझे तो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। क्यों मुझे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं? क्योंकि मुझे आगे जाके ओपिनियन फॉर्म करनी है। ओपिनियन फॉर्म करने के लिए आई नीड सम कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स किसके बेसिस पर आती हैं? ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर आती हैं। तो मैं ये सब प्रोसीजर्स क्यों कर रही हूँ? जिससे मुझे ऑडिट एविडेंसेस सफिशेंटली और अप्रोप्रिएटली मिल जाएँ। तो मुझे ये जो प्रोसीजर्स अप्लाई करके क्या कलेक्ट करना है? मुझे देखना है कि मुझे एविडेंसेस मिल जाएँ। अब एविडेंसेस किस बात के कि मैंने क्या चेक किया, प्रोसीजर्स किस लिए अप्लाई किए थे कि कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मुझे इसी बात का तो एविडेंस देखना पड़ेगा ना, कलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई किया था और मेरे हिसाब से जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर दी एविडेंसेस टू दिस। तो एविडेंसेस किस लिए कि आपके जो कंट्रोल्स हैं वो अप्लाई हुए हैं, वो जो कंट्रोल्स हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किए जा रहे हैं, उनका जो एप्लीकेशन पोर्शन है दैट इज़ कंसिस्टेंट थ्रू आउट, एंड किसने उन कंट्रोल्स को अप्लाई किया उससे रिलेटेड मुझे एविडेंस चाहिए होगा कि किसने कंट्रोल को अप्लाई किया था और किस तरीके से कंट्रोल अप्लाई किए गए हैं और इसकी मदद से क्या हो पा रहा है, हमारी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट हो पा रही है। अब जो ऑडिटर है वो जो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है उससे उसको पता चल सकता है कि इंटरनल कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, या क्या इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट भी कर रहे थे या नहीं। हो सकता है ना एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे, तो एग्जिस्टेंस के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहे थे तो क्या वो इफ़ेक्टिवली काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो मुझे पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस आई हैव ऑब्टेन्ड। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्ट कर रहे थे, साथ ही साथ इफेक्टिवली ऑपरेट भी कर रहे थे, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, क्योंकि मेरे पास दो क्लासिफिकेशंस थी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स या सब्सटैंटिव। अगर मेरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद मुझे पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी ने लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स, तो उस पर्टिकुलर केस में मुझे क्या और ज़्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है? नहीं। मुझे अपना जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं, आगे के प्रोसीजर्स हैं, उनका जो स्कोप है वो थोड़ा कम रखूँगी तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे कंट्रोल्स अच्छे हैं तो मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस ही कम हैं, या होंगे भी तो करेक्ट और डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? मुझे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का एक्सटेंट कम रखने की ज़रूरत है, लेस एक्सटेंसिव रखने की ज़रूरत है। यस। लेकिन आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे, कलेक्ट करे, उसके बेसिस पर आपको लगता है कि जो आपका इंटरनल कंट्रोल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या चलो एग्जिस्ट करता है लेकिन ऐसे काम कर रहा है जैसे मानो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, डेफिशिएंट है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको सिंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की मदद से पता चला कि कंट्रोल्स अच्छे नहीं है तो गलतियां होने के, मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं अपने आगे के प्रोसीजर्स को ज़्यादा रखूँगी या कम रखूँगी? ज़्यादा रखूँगी। तो इस केस में माई सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स शुड बी मोर एक्सटेंसिव। इस तरीके से मुझे उनको प्लान और परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने जब इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, इवैल्यूएट किया, उस केस में आपको कुछ वीकनेसेस मिली, तभी तो आप कह रहे हो ना कि डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो डेफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो उस केस में आप क्या करोगे? इन वीकनेसेस को, अगर आपने वीकनेसेस को किसी को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो वो वीकनेसेस तो कंटिन्यू होती रहेंगी। तो इसीलिए जो भी आपको वीकनेसेस मिली हैं वाइल परफॉर्मिंग दी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, आपको इन वीकनेसेस को मैनेजमेंट या TCWG को गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। अब इनकी कम्युनिकेशन के बारे में कौन से एसए के अंदर लिखा हुआ है? एसए 260 और 265 के अंदर बताया हुआ है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो टू दी मैनेजमेंट एंड TCWG एंड व्हाट आर दी मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू देम, राइट। सो ये हमें समझ आ गया क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। अच्छा, अब हमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मतलब बेसिकली इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड समझनी है कि स्पेशल कंसिडरेशंस क्या क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल्स। सो पहली चीज़ कि अगर आपने जो ऑडिट एविडेंस है वो ईयर एंड पर नहीं बट किसी बीच की
पूरे पीरियड में से कुछ बीच के पीरियड के लिए ऑब्टेन करें कुछ एविडेंसेस कि इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे थे या बुरे थे, वॉट एवर बी द केस, ठीक है। या हो सकता है आपने ऑडिट एविडेंसेस इस साल ऑब्टेन ही नहीं करे विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल्स, कि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं या नहीं। आपके पास पिछले ऑडिट, जब आपने पिछली बार ऑडिट किया था उसी पर्टिकुलर ईयर के आपके पास अभी भी ऑडिट एविडेंसेस हैं, उस टाइम पर आपने जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे रिगार्डिंग दी इंटरनल कंट्रोल्स, की एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। तो अगर मैं पहले केस की बात करूं कि मैंने जो है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी इंटरिम पीरियड, मतलब फॉर दी फुल ईयर, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, उस केस में अगर मैंने किसी पहले पीरियड के लिए ऑब्टेन किए हैं तो उस केस में मैं देखूँगी कि क्या ये ऑडिट एविडेंसेस बाद तक भी सेम हैं, सेम ही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जो मेरे कंट्रोल्स हैं जिनके बेसिस पर मैंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था या मैंने उस पर ये कंक्लूजन निकाली थी कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, वो कंक्लूजन आज की डेट में मतलब ईयर एंड पर भी क्या सर्वाइव कर पा रही है, सबसिस्ट कर पा रही है, ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी। अगर बाद में इंटरिम पीरियड ख़त्म होने के बाद में कुछ भी चेंजेस आए हैं, नॉट ओनली चेंजेस बट सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर कुछ आए हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे इसके लिए ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चेंजेस आ गए। अब मैं उन पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंसेस को कंक्लूसिव नहीं मान सकती फॉर द ईयर एंड एज वेल, या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस आफ्टर दैट इंटरिम पीरियड, इसीलिए मुझे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे उन चेंजेस के लिए। ऑल्सो मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, एडिशनल एविडेंसेस लेने पड़ेंगे कि जो बाकी का पीरियड है उसमें किस तरीके से काम हुआ है, या वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर एग्जिस्टिंग एज सेम एज इट वाज इन द इंटरिम पीरियड। तो इसीलिए मुझे एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? केस हो सकता है इंटरिम पीरियड भी छोड़ो, मैंने तो पिछले साल के एविडेंसेस को रख रखा है और मुझे अब चेक करना है कि क्या वो इस साल भी एप्लीकेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो आप देखो कि क्या जो आपने पिछले साल ऑब्टेन करे थे ऑडिट एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल कंट्रोल्स, क्या वो इस साल भी सेम है, सिमिलर हैं? क्या आप उन ऑडिट एविडेंसेस को बेस मानकर इस साल भी यूज़ कर सकते हो, दोबारा से आपको एक्सरसाइज प्रोसीजर्स वगैरह ना करने पड़े और फिर भी आप रिलाई कर पाओ पिछले अपने ऑडिट एविडेंसेस पर? ऐसा हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो जिस आए थे बाद में इस साल, जो पिछले साल नहीं थे, आए थे, तो डेफिनेटली आपको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस। इस साल तो आपने चेक ही नहीं करा ना एक बार भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करके, आपके तो पिछले साल के ऑडिट एविडेंसेस हैं। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट चेंजेस होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा इन दी करंट पीरियड, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल और इस साल में कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको ऐसे में बताया हुआ है कि आप वंस इन 3 ईयर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को परफॉर्म कर सकते हो। और हाँ, हर साल थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो, हर साल थोड़े थोड़े टेस्ट परफॉर्म कर लो, पूरे ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को मत परफॉर्म करो, थोड़ा थोड़ा कर लो, जिससे कि आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ जो ऑडिट एविडेंसेस पहले के हैं दैट आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, उनकी रेलेवेंस कॉन्टिन्यू हो रही है, दे आर स्टिल इन दी कॉन्टिन्यूएंस एंड दे आर स्टिल रेलिवेंट, वो आपको एश्योरेंस मिल जाए एक रीजनेबली। तो उस केस में आप उन पर रिलाई करके आगे काम कर सकते हो, बट दैट इज़ ओनली अलाउड इफ़ देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिट इन द करंट ईयर, ठीक है। सिग्निफिकेंट चेंजेस हो जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है तो ऐसे में बोला हुआ है वंस इन 3 ईयर्स यू कैन परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑल्सो विद अ फ्यू टेस्ट। आपको वंस इन 3 ईयर्स का ऑप्शन तब है जब आप साथ में हर साल थोड़े थोड़े टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट टू ऑब्टेन दी रीजनेबल एश्योरेंस कि वो अभी भी कॉन्टिन्यूइंग रेलेवेंस के हैं जो ऑडिट एविडेंसेस मैंने पिछले ऑडिट में ऑब्टेन किए थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स वारंटिंग रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। अब आपने जो प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए थे उन पर रिलाई करना है या नहीं करना है, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट वाला मैटर है। क्यों? कोई कैसे बता सकता है ना कि पिछले ऑडिट एविडेंसेस जो आपने ऑब्टेन किए थे इस साल भी पक्का पक्का इस केस में कर सकते हो, इस केस में नहीं कर सकते, नहीं बता सकता ना कोई भी। तो इसीलिए आपको कुछ फैक्टर्स ज़रूर बताए जा सकते हैं कि आपको जो हिंट दे रहे हैं इस बात का कि आपको कंट्रोल्स की रीटेस्टिंग कर लेनी चाहिए, आपको पिछले ऑडिट एविडेंसेस पर इतना रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो
कैसे करना है या किस सपोज़ जैसे मैं मान रही थी, मैंने अभी पिछले पॉइंट में पिछले पेज पर पढ़ा कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे, पिछले साल आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हो और आप उस पर रिलाई कर रहे हो क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हो रहे, तो आपके ऊपर एक बस बोल दिया कि आप 3 साल में एक बार रीटेस्टिंग कर लेना और हर साल थोड़े थोड़े टेस्ट कर लो। अब थोड़े थोड़े कितने टेस्ट करना है, ठीक है, या मुझे 1 in 3 years ही करना चाहिए या 2 in 3 years करना चाहिए, या मुझे किस तरीके से टेस्टिंग करनी चाहिए, दैट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपको 1 in 3 years ही करना चाहिए हर एक केस में। अगर आपको लगता है 2 in 3 years करना है तो करो, क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है। नोबडी कैन टेल यू, इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ओके, अब कुछ फैक्टर्स जो आपको एक हिंट दे रहे हैं कि आपको रीटेस्टिंग कर लेनी चाहिए ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? तो टोटल मेरे पास 6 फैक्टर्स हैं। 6 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स थे वो कॉमन थे। कॉमन वर्ड्स से अगर हम याद करेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने डेफिशिएंट वर्ड देखा तो डेफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल एनवायरनमेंट या फिर जनरल आईटी कंट्रोल्स या फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इनमें से किसी में भी डेफिशिएंसी दिखती है ना, तो यू शुड रीटेस्ट द कंट्रोल्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं इस बारे में। अब ये डेफिशिएंसी वाले पॉइंट्स 3 हो गए, तो मुझे फटाफट से 3 पॉइंट याद हो जाएंगे। ऑल्सो 3 पॉइंट्स याद करने का एक और तरीका, अगर आपको याद हो तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, ये हमारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल्स जब हमने पढ़ा था तो अब हमने कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, इनको डिटेल में कवर किया था, राइट। तो अगर इनमें ही डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है कि आपके इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स में डेफिशिएंसी है, मतलब इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स ही डेफिशिएंट हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, मोर एक्सटेंसिव बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर तो आपको कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि आपके कंपोनेंट्स में ही गड़बड़ है, करेक्ट। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है चेंजेस से रिलेटेड, या फिर आपके कोई भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सनल्स हैं एंटिटी के अंदर, उनमें चेंजेस आए हैं। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशो जिसे हम कहते हैं, तो एम्प्लॉई टर्नओवर रेशो चेंज हुई है। देयर आर लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ जो नए आए हैं। जब लोग नए आते हैं तो ऑब्वियसली उनको एंटिटी का काम, प्रोसीजर्स, पॉलिसी समझने में टाइम लगता है। जब कोई नया बंदा को ऐसा काम कर रहा होता है, जब कोई और एक्सपीरियंस बंदा जिस चीज़ को कर रहा था, आज कोई और बंदा नया आके उस काम को कर रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस होना गलती हो सकती है। सो इसीलिए अगर पर्सनल चेंजेस हुए हैं और आपकी जो कंट्रोल्स हैं उनकी एप्लीकेशन में चेंजेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, बिकॉज ऑफ दीज पर्सनल चेंजेस, उसमें काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। तो इस केस में भी आपको कंट्रोल्स की रीटेस्टिंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्रोल्स की एप्लीकेशन में चेंज आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, दूसरा, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो बदल रहे हैं। पहले जो सर्कमस्टांसेस थे आज वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो ऑब्वियसली व्हेन द सर्कमस्टांसेस आर चेंजिंग यू शुड डेफिनेटली सी कि ऐसा तो नहीं है मेरे कंट्रोल्स की एप्लीकेशन या फिर मेरे कंट्रोल्स की कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क आ गया हो सकता है। तो हो सकता है आपको कंट्रोल्स को चेंज भी करना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। जो कंट्रोल्स पहले कभी रेलेवेंट हो रहे थे आज की डेट में वो रेलेवेंट नहीं हो रहे, या उसकी रेलेवेंसी नहीं है, जस्ट बिकॉज सर्कमस्टांसेस आर चेंजिंग, सिचुएशंस आर चेंजिंग। तो उस वजह से क्या हो सकता है, कुछ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी वजह से मेरे कंट्रोल्स चेंज होंगे। कंट्रोल्स चेंज होंगे तो मेरे प्रीवियस ऑडिट के ऑडिट एविडेंसेस इस साल काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो मुझे रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स वारंटिंग द रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। लॉजिकल? या। नेक्स्ट, मैनुअल एलिमेंट टू रेलेवेंट कंट्रोल्स। काफ़ी ज़्यादा मैनुअल एलिमेंट है, मैनुअल इंटरवेंशन है, मैनुअली चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, तो उसको चेंज करना, उसको ख़राब करना या फिर उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्शन लाना इज़ वेरी मच पॉसिबल। तो इंटरनल कंट्रोल्स में अगर सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट है तो उस केस में भी रीटेस्टिंग तो करनी बनती है। सो कितने पॉइंट्स पढ़े हमने टोटल? हमने 6 पॉइंट्स पढ़े इन फैक्टर्स वारंटिंग द रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स। व्हाट आर दीज फैक्टर्स? 3 मेन पॉइंट्स हैं और बाकी के उसमें सब पॉइंट्स हैं। डेफिशिएंट में 3 पॉइंट्स हैं, चेंजेस में 2 पॉइंट्स हैं और मैनुअल इंटरवेंशन और एलिमेंट इज़ दी 3rd पॉइंट सेपरेट। डेफिशिएंट में बात करें तो डेफिशिएंट है आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स और जनरल आईटी कंट्रोल्स।
कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, राइट। चेंजेस किससे रिलेटेड, पर्सनल चेंजेस और सर्कमस्टांसेस में चेंजेस जिसकी वजह से आपको कंट्रोल्स चेंज करने पड़ रहे हैं। पर्सनल चेंजेस की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है कंट्रोल की उसमें काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट आ रहा है, अफेक्ट कर रहा है आपकी एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स को, ठीक है। और तीसरा क्या है, मैनुअल एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में भी यू शुड, इट इज़ अ मैटर ऑफ सम ऑफ द फैक्टर्स जो आपको एक इशारा दे रहे हैं कि आपको रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स कर लेना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े, ये हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड समझा। अब हम समझेंगे दी सेकेंड क्लासिफिकेशन और दी सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विच इज़ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स का कि अगर मैं बात करूँ तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कौन से होते हैं, वो प्रोसीजर्स जिनको मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या पढ़ा था, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट, बट यहाँ पर जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं उनका सिर्फ मेन पर्पस होता है टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, नॉट टू प्रिवेंट, नॉट टू करेक्ट, ओनली टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, दैट इज दोज प्रोसीजर्स आर नोन एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होती है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड दी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की टाइमिंग क्या होती है। तो जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो किसी इंटरिम डेट पर भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। किसी भी डेट पर आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई किए तो ऑडिटर बाकी का पीरियड किस तरीके से, जैसे हमने पढ़ा था ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में, आपने इंटरिम पीरियड का इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, नाउ यू नीड टू सी कि आपको क्या ये इंटरिम पीरियड तक के जो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे थे रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल्स, क्या वो आगे भी काम हो जाएगा उससे, नहीं होगा, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं तो नहीं हैं तो क्या करेंगे। तो उसी तरह से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, आपने किसी इंटरिम डेट पर परफॉर्म करे हों तो ऑडिटर को बाकी का पीरियड किस तरीके से कवर करना चाहिए वो आपका एक बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट है, बिकॉज आप एक रीजनेबल बेसिस लगाओगे, आप देखोगे कि आपको किस तरीके के ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं, ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर आप कंक्लूजन और फिर देखोगे कि जो बाकी का पीरियड है या पीरियड एंड पर ये एविडेंसेस सफाइस होंगे या नहीं होंगे, सफिशेंट हैं या नहीं हैं एंड रिलायबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, आप बाकी के पीरियड के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और साथ साथ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, देयर इज़ सम इशू, आप अच्छे से रिलाई नहीं कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पर, तो आप सब्सटैंटिव प्लस टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई कर दो फॉर द रिमेनिंग पीरियड। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं उसके बेसिस पर यू आर एबल टू डिसाइड कि आपका सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने से काम चल जाएगा फॉर द रिमेनिंग पीरियड, तो आप सिर्फ और सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी ऑडिट कंक्लूजन्स को जो आपने इंटरिम डेट के लिए फॉर्म करी हैं, क्या आप उसको कंटिन्यू करवा के बाकी के पीरियड के लिए भी ईयर एंड पर भी इन्हीं कंक्लूजन्स को कंटिन्यू करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टिल हेयर, राइट। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस पर कि सब्सटैंटिव में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स कि आप मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करने के लिए बना रहे हो। डिटेक्ट किस तरीके से कर सकते हो, वन ऑफ द वे इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस लेना भी एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स होता है। क्यों कन्फर्मेशंस लेते हो, उससे पता चलता है अगर कोई डिफरेंसेस हैं, रिकनसाइल्ड बैलेंसेस नहीं हैं, या जो आपको बोला जा रहा है दैट इज़ नॉट करेक्ट एज पर दी थर्ड पार्टी, दोनों मैच नहीं हो रही बातें, तो उस केस में क्या होगा, वो भी एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट को बता पाएगा, आपको डिटेक्ट करवा पाएगा, पता चल जाएगा ना कि कुछ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो रही है, क्योंकि आपकी जो एंटिटी बोल रही है और जो बाहर की थर्ड पार्टी है वो कुछ और बोल रही है। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा, ठीक है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर होता है, ओके, बट इस सब्सटैंटिव प्रोसीजर को मतलब एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर मैं कहाँ अप्लाई करूँ, कब कब ये रेलेवेंट होगा, तो कुछ एरियाज़ बताए हुए हैं जहाँ पर आप सोच सकते हो, ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप सोच सकते हो कि आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करवा सकते हो। तो ये जो आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस हैं इसको एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर अप्लाई करना है नहीं करना है, ये कुछ बातों पर रिलेट करेगा। ये
बेसिकली उन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस और उनसे रिलेटेड एलिमेंट्स पर अप्लाई किया जाता है जहाँ पर भी आपको लगता है कि असर्शंस मिल रही हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पर मुझे डाउट है, यहाँ पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है ना, जैसे कि हम लेते भी हैं, हम बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर बैंक बैलेंसेस की कंफर्मेशंस लेते हैं, उनसे डिटेल्स मांगते हैं कि इस पर्टिकुलर एंटिटी का बैंक बैलेंस कितना है, इनके कितने लोन्स चल रहे हैं, वगैरह वगैरह वाली डिटेल्स। तो बैंक बैलेंस से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं, यहाँ पर हम एज अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमें अपने एंटिटी के डेटर्स से कंफर्मेशन लेनी है कि इस डेटर का क्या बैलेंस है, हमारी बुक्स में ये आ रहा है, उस डेटर की बुक्स में क्या आ रहा है, वेदर दे आर रिकनसाइलिंग विद ईच अदर और नॉट। ये हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देख सकते हैं क्या टर्म्स हैं दोनों के बीच में, कितना क्रेडिट पीरियड अलाउड है, कितना डिस्काउंट है, ये सारी पॉलिसीज़ देख सकते हैं बिटवीन बोथ ऑफ देम। ऑल्सो अकाउंट पेबल्स की डिटेल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारी बुक्स में ये आ रहा है, उनकी बुक्स में कितना आ रहा है, तो ये सब ले सकते हैं। उन दोनों के बीच में क्या टर्म्स हैं, कैसे डिस्काउंट, क्रेडिट पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह वाली डिटेल्स। ऑल्सो हमारी इन्वेंट्रीज़ हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के पास है, फॉर द टाइमिंग किसी कंसाइनमेंट की वजह से भेजी है, या फिर कोई भी रीज़न है, हमने किसी अपनी जो इन्वेंट्रीज़ हैं एंटिटी की जो हमने रिकॉर्ड कर रखी है बट दे आर हेल्ड विद दी थर्ड पार्टीज़, तो हम इन्वेंट्री काउंट से हम ये चीज़ डिटर्मिन नहीं कर सकते ना वो इन्वेंट्री हमारे पास है या नहीं है, तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कंफर्मेशन ले सकते हैं विद दोज पर्सन्स जिनके पास हमारी एंटिटी की वो है, इन्वेंट्री है, और जिसको हम अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं एज इन्वेंट्री, राइट। ऑल्सो प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हो सकता है, जो प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स हैं वो किसी और के पास रखी हो सकता है वो अभी हमारे पास नहीं है, वो इन द प्रोसेस हैं, तो हम वो वाली प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर्स के पास रखी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स हमने परचेज़ करी बट वो स्टॉक ब्रोकर्स के पास ही है, अभी हमें डिलीवर नहीं हो पाई, तो हम डॉक्यूमेंट्स को चेक करके कंफर्म नहीं कर पा रहे कि ठीक है या नहीं, तो हम हो सकता है ना थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लें इस बारे में कि आप हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन दे दो कि क्या आपके पास ये वाली पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है और ये किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, ये चेक करा सकते हैं। या फिर हमारा जो नॉट क्रेडिटर बट दी लेंडर जिससे हमने लोन ले रखा है उसकी बुक्स में हमारा क्या बैलेंस आ रहा है और हमने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी दिखाई हुई हैं। सिमिलरली लोन्स एंड एडवांसेस के केस में भी ले सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस में कुछ एग्जांपल्स हैं, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं कि बस इसी सिचुएशन में यू कैन टेक द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट या दिस इज़ एन एग्जॉस्टिव लिस्ट। आप इन सिचुएशंस में ले सकते हो एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज दी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन कब लें और कब ना लें, इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि बेसिस पर या जिसको दिमाग में रख के एक ऑडिटर डिसाइड कर सकता है कि उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशंस दो तरीके की हो सकती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव्स। ये हम इंटरमीडिएट या IPCC लेवल में ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशंस, नेगेटिव कंफर्मेशंस, इनके बेनिफिट्स क्या, मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं दोनों के। तो ये फॉर CA फाइनल इट इज़ नॉट दैट रेलेवेंट और इसलिए मैंने यहाँ पर कवर भी नहीं किया है। मैंने मेनली कवर किया है वो फैक्टर्स जो एक ऑडिटर को असिस्ट करते हैं जब भी वो एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो उसके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि जिस पार्टी से वो कंफर्म कर रहा है उसकी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नॉलेज कैसी है, उसके पास रिक्विजिट नॉलेज है भी या नहीं इस बैलेंस को कंफर्म करने की। हो सकता है वो जो सामने वाली कंफर्मिंग पार्टी है वो इस बैलेंस को कंफर्म करने में विलिंग ही नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर उसकी एबिलिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता कंफर्म। हो सकता है ना उसकी जो फाइनेंशियल्स हैं, उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो किसी और करेंसी में मेंटेन होती है और हमारी जो बुक्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल्स हैं वो किसी और करेंसी में मेंटेन होते हैं। तो हो सकता है ना वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो उस करेंसी को कन्वर्ट करके दे। हो सकता है उसको लगे कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मैं तो इस चीज़ को करने में बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, विलिंग नहीं हूँ।
क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। मैं पहले फिगर निकालूंगा, बैलेंस निकालूंगा, फिर देखूंगा कौन से डेट का क्या बैलेंस है, फिर उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ द करेंसी विच द ऑडिटर इज़ आस्किंग मी टू गिव द फिगर्स इन। तो उसके हिसाब से करते करते मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। मुझे इसके लिए किसी और बंदे को रखना पड़ेगा भाई कि बैलेंस कंफर्म कर करके दो दूसरों का, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा, वो कभी भी देगा ही नहीं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का जवाब। तो इस केस में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मांगना ही बिल्कुल बेकार होगा फॉर द ऑडिटर, क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। ऑल्सो हो सकता है ना उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर ये बैलेंस कंफर्म कर देता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, जिसकी वजह से वो डर रहा है इस बैलेंस को कंफर्म करने में। क्योंकि हो सकता है ना अगर उसने गलत बैलेंस दिया तो और वहाँ उस बंदे की बुक्स में गलत आ रहा हो तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए वगैरह वगैरह, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं इसकी गलती की वजह से। इस वजह से भी वो हो सकता है वो विलिंग नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ आस्क्ड बाय द ऑडिटर। ऑल्सो वो इस तरीके का काम कर रहा है जहाँ पर ये सब काम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसके डे टू डे ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो जनरली इस तरीके से काम हो रहा है कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास नहीं रहते, बहुत दूर कहीं मेंटेन हो रहे हैं, वो जो काम करता है बंदा वो उसके पास नहीं रहता, तो वो फटाफट से इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए, तो उसके लिए वो कहीं से भी फीजिबल नहीं हो रहा या वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मांगना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ऑल्सो जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है, अगर आपकी कंफर्मिंग पार्टी मान लो ऐसी पार्टी है जो हमारी एंटिटी से जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है, उस केस में एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगना क्या रिलायबल सोर्स होगा? नहीं। इसीलिए अगर कंफर्मिंग पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी पर ही हमें डाउट है, क्यों? क्योंकि वो हमारी रिलेटेड पार्टी है, तो क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगना सही है? नहीं। तो इन फैक्टर्स के बेसिस पर द ऑडिटर कैन डिसाइड वेदर टू यूज एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस एज दी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स और नॉट। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, और सम ऑफ द फैक्टर्स या कह लो इनको दिमाग में रखोगे तो यू विल बी एबल टू डिसाइड ईजिली। कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फर्स्ट वन इज द नॉलेज ऑफ कन्फर्मिंग पार्टी अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड. Second one is the ability or willingness of the confirming party to provide the information, maybe because he is not ready to accept the responsibility, maybe for him it is a too costly affair or time consuming, maybe because the accounts he accounts for the transactions in different currencies and it is not feasible for him to convert them into the currency of the entity with which for whom the auditor has asked the information about. Also he might be operating in an environment जहाँ पर responding to the request is not a significant aspect of his day-to-day operations. Also there is a potential legal liability that may arise on such confirming party because of which he is afraid to share the information. Third one is the objectivity of the confirming party, for example the related party transactions, right? So I hope आपको ये वाला चार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा. I'm sorry, I just forgot to change the page when I was speaking all these provisions. I hope you were able to relate. You can read the notes from this page if you want to. Okay. Now, substantive procedures with respect to significant risks की बात करते हैं कि जब भी आपको significant risk लगता है तो उस केस में आपके substantive procedures कैसे होंगे. So, in case अगर आपको लगता है कि कुछ specific risk हैं, जैसे कि फ्रॉड से रिलेटेड रिस्क आपको लग रहा है, तो इस केस में आपके जो प्रोसीजर्स होंगे वो ऐसे 240 के हिसाब से होंगे, क्योंकि 240 एक स्पेसिफिक ऐसे है जहाँ पर फ्रॉड से किस तरीके से डील करना है, क्या प्रोसीजर्स लगाने हैं, क्या रिपोर्टिंग करनी है, ये सब आपको बता रखा है इन ऐसे 240. या फिर आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स ले रखी हैं, एस्टिमेट्स लगा रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते हैं, सो दीज आर ऑल ऑन एस्टिमेट बेसिस, पता नहीं सही है भी नहीं, आप इस पर रिलाई नहीं कर पा रहे, आप इस सब्जेक्टिविटी पर कहीं भी आपको रिस्क लग रहा है, तो इस केस में आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे एज पर एस 540. तो जहाँ पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं तो आपको एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर रिस्क से रिलेटेड. आपको उस पर्टिकुलर रिस्क के बारे में है कि क्या इस पर्टिकुलर रिस्क के बारे में किसी भी एसए के अंदर डिटेल में सेपरेटली डील किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो उस एसए के हिसाब से आप प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लोगे, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा विच procedures would be relevant and specifically relevant for this particular risk, जो कि बहुत ज़्यादा significant है. अब बात करते हैं नेक्स्ट
सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग प्रोसेस, तो आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो देखना पड़ेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटिटी हैं उसके साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकंसाइल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स के अंदर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ और डिटेल दे रखी है एंड दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स have the details। नहीं, क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पर ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, सो दे शुड बोथ रिकंसाइल विद ईच अदर। ऐसा नहीं हो रहा होगा तो फिर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेंट्री की बात कर रही हूँ तो इन्वेंट्री के केस में आपको चेक करना पड़ेगा ना, जो एंटिटी ने स्टॉक शीट्स बना रखी हैं जिनको हम रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, क्या आपकी एक्चुअल में इन्वेंट्री उतनी है या नहीं। आप फिजिकल वेरिफिकेशन करके चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो इन्वेंट्री को, और फिर उस हिसाब से चेक करोगे कि जितनी स्टॉक शीट्स में है, जितनी फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से पता चल रही है विच इज़ मेंशन्ड इन दी स्टॉक शीट्स, क्या वही फिगर्स हमने दिखाई हैं इन द स्टेटमेंट्स। तो इससे यू कैन रिकंसाइल। ऑल्सो आपके बैंक में बैंक बैलेंस आपने दिखाया 1 लाख रुपए का, कि क्या आपके बैंक में एक्चुअल में इतना बैलेंस है या नहीं, तो ये आप बैंक स्टेटमेंट से कंफर्म कर सकते हो, बैंकर से कंफर्मेशंस ले सकते हो थ्रू ईमेल्स और थ्रू लेटर, वट एवर वे। आप इस तरीके से कंफर्मेशन लेके श्योर हो सकते हो कि जो बुक्स में बैलेंस दिखाया हुआ है दैट इज़ परफेक्टली करेक्ट। द बुक्स का बैलेंस परफेक्टली करेक्ट है तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी वही बैलेंस दिखाया होना चाहिए। ऑल्सो आप जर्नल एंट्रीज़ पास करी हुई होंगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए, तो उन जर्नल एंट्रीज़ को देख सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रही हैं। सारी 100% चेकिंग तो हम नहीं करते हैं, बट ऑफ कोर्स येस, जो आपको ऐसी लगती हैं ट्रांजैक्शंस, ऐसी जर्नल एंट्रीज़ लग रही हैं फॉर दी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, या कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स मार रखी हैं एट द ईयर एंड स्पेशली, या ड्यूरिंग द ईयर भी मारी हैं तो वो भी, एंड स्पेशली एडजस्टमेंट्स एंड में मारी भी होती हैं जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। उन चीज़ों को अच्छे से एग्जामिन करो, चेक करो कि क्या वहाँ पर आपको और कुछ प्रोसीजर अप्लाई करने की ज़रूरत है, या क्या रिस्क आपको नज़र आ रहा है, वेदर दीज फिगर्स आर करेक्ट और नॉट, वेदर दीज ट्रांजैक्शंस एक्चुअली अकर्ड, एग्जिस्टेड, ये सारी चीज़ें चेक करो। तो यही मैंने असर्शंस पढ़ाते हुए भी बोला था, जब मैंने असर्शंस का मतलब बताया था कि आपको चेक करना पड़ता है कि आपकी ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं कर रही थी, आपके एसेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई भी थी, क्या इसकी कट ऑफ के हिसाब से यू नीड टू सी। तो ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और आपके डिस्क्लोजर से रिलेटेड लॉट ऑफ असर्शंस वर देयर, तो वही हम यहाँ पर भी चेक करेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं। अब मैंने ये सारे रिस्पॉन्सेज दिए। रिस्पॉन्सेज किस फॉर्म में देते हो आप? ऑडिट प्रोसीजर्स के फॉर्म में देते हो। प्रोसीजर्स के थ्रू ही यू ऑब्टेन दी ऑडिट एविडेंसेस। नाउ अब आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर लिए हैं और ऑडिटर को लगता है कि इन ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस पर, सिंस दे आर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, मैं अपनी ओपिनियन फॉर्म कर पाऊँगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि मेरे को एक कंक्लूसिव एविडेंस मिल गया, मैं इसके बेसिस पर कंक्लूजन्स फॉर्म कर पा रहा हूँ। तो वेल एंड गुड। इसका मतलब क्या है कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए। रिस्पॉन्सेज का रिजल्ट क्या आएगा? प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से क्या मिलता है? प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से ऑडिट एविडेंस मिलता है, जिसकी वजह से ही आप अपने लास्ट ऑब्जेक्टिव पर पहुंचते हो, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, विच इज़ टू फॉर्म दी ओपिनियन, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, ओपिनियन फॉर्म का रिपोर्ट देना। सो आप वो कर पाओगे व्हेन यू ऑब्टेन दी सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस। तो ये आपको रिस्पॉन्सेज की वजह से मिलता है। लेकिन अगर आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं हो पा रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ट्राई करना है, आप कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो जिससे कि आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए। लेकिन अगर आपको फिर भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं तो उस केस में या तो आपको डिस्क्लेमर देना पड़ सकता है, अनेबल टू ऑब्टेन हूँ। अगर आपको लग रहा है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए तो वॉट एवर बी द मॉडिफाइड ओपिनियन एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सर्कमस्टांस, आप उस ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे अगर आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसको हम समझते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना है। सो ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस है या नहीं, पहले ये देखो। हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हैं तो उस केस में चेक करो कि क्या इससे आपको, इन एविडेंसेस के बेसिस पर क्या आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल रही है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एज़ पर दी एप्लीकेबल FRF बनाए गए हैं।
अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स नहीं है, इस बात की आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई, एब्सोल्यूट तो मिल ही नहीं सकती, इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है और वो आपकी एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई गई हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल गिव द अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज पर SA 700। SA 700 के अंदर बताया हुआ अनमॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में, रिपोर्टिंग कैसे होती है, तो उसके हिसाब से आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन्स दी मिस स्टेटमेंट्स, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस तो मिल गए, लेकिन इस बात के एविडेंसेस मिल गए कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मिस स्टेटमेंट्स हैं। अब इस केस में आप क्या करोगे, मिस स्टेटमेंट्स का पता लगने पर आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करोगे और बोलोगे कि इनको करेक्ट कर दो। मैनेजमेंट ने अगर करेक्ट कर दिए तो देखो कि क्या इस करेक्शन के बाद आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल पा रही है विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो मटीरियली मिस स्टेटेड नहीं है और एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाई गई हैं, तो अपनी ओपिनियन को अनमॉडिफाई कर दो। लेकिन अगर आपकी करेक्शंस के बाद ऐसा नहीं लग रहा या करेक्शंस नहीं की हुई, देखो करेक्शंस के बाद नहीं लग रहा तो तभी होगा ना जब करेक्शन सही से नहीं की होंगी। तो अगर मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं किया है तो आप चेक करो कि जो अब मिस स्टेटमेंट्स बच रही हैं इवन आफ्टर करेक्शन, क्या वो मटीरियल हैं या नहीं, मटीरियल हैं या नहीं। ये कौन से SA में बताया हुआ है, SA 450 के अंदर बताया हुआ है अबाउट दी मटीरियलिटी कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल है या नहीं, कब मानते हैं मटीरियल है, कब मानते नहीं है। सो रिवैल्यूएट करोगे 450 SA अप्लाई करके और देखोगे कि मटीरियलिटी एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। अगर आपकी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं तो आप क्या करोगे, आप उधर चले जाओगे जो भी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अगर हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था कि ऑडिट एविडेंसेस जो हैं वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट हैं या नहीं, सपोज सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑब्टेन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। अगर हो गए तो बहुत अच्छा, आप कहाँ चले जाओगे, येस वाले रो में चले जाओगे, येस वाले एरो के साथ चले जाओगे और फिर आप ऑब्टेन करके देखोगे कि हाँ चलो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए। एडिशनल प्रोसीजर्स करने पर अब देखो कि क्या ये रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं इस बात को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिस स्टेटेड नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफआरएफ के हिसाब से बनाए गए हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट्स हैं वगैरह वगैरह, बाकी सेम प्रोसीजर चल जाएगा। लेकिन अगर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी आपकी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में यू हैव अ चॉइस, आप क्या करो, या तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे दो या क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे दो विथ वॉट एवर बी द केस एज पर दी रेलिवेंट SA 705 इन केस ऑफ क्वालिफाइड एंड एडवर्स। वही अगर जब मैंने बोला था कि मैनेजमेंट अगर मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रही है या कर रही है बट स्टिल देयर आर सम मिस स्टेटमेंट्स, तो हमने मटीरियलिटी को इवैल्यूएट किया था। मटीरियलिटी को इवैल्यूएट करने पर हमें पता चला कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो मटीरियल हैं, तो उस केस में भी हम वही करेंगे, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन या क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसीलिए इस तरीके से एरो लगाया गया है। आई होप आपको इस चार्ट से समझ आ गया होगा फ्लो क्या है, और अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, ऐसा होगा तो क्या करेंगे, तो ये चीज़ भी आपको इफ्स एंड बट्स भी समझ आ गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस SA एंड दी सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। सो thank you so much for listening to me till the end, and in case you liked it, let me know about it by your likes and comments. And if you are new to this channel, please check out my other videos as well, and if you think this channel is worth subscribing, you can click on the subscribe button and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. So yeah, that's all for today for this topic. I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.